हाय लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। माई सेल्फ सीए गिरीश अग्रवाल स्वागत करता है आप सबका ऑन द चैनल अनअकैडमी के चैनल पे, जहां पे हम आज करने वाले एक ही सेशन में। सर, बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि सर ये डिसीजंस क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स, ये थोड़े से फैक्टर्स हमें कम समझ आते हैं। तो आज गाइस एक ही साथ एक ही वीडियो में हमें सारे डिसीजंस खत्म करेंगे। तो गाइस सबसे पहले अब हमें पढ़ना है कि गाइस ये फाइनेंशियल डिसीजन होते क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं, अब अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले इतना बस जानना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ऐसे मैनेज करना कि हमें कहीं ना कहीं कम से कम खर्चों में जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, वो बिजनेस और व्यापार के लिए जो भी हमें पैसा चाहिए, जो भी हमें फंड चाहिए, वो पैसा फंड मुझे कम से कम रेट में लेकर आना है। मैंने क्या बोला? वो जो पैसा है, जो फंड है, उसको कहीं ना कहीं कम से कम रेट में लेकर आना है। और एक बार मैं पैसा लेकर आ गया, एक बार मैं अपने बिजनेस करने के लिए पैसा लेकर आ गया, उस पैसे को गाइस मुझे वहां ही इन्वेस्ट करना है, ऐसी जगहों पे ही इन्वेस्ट करना है जहां पे जो मेरा रिटर्न आ रहा है, जहां पे जो मेरा मुनाफा आ रहा है, वो रिटर्न कहीं ना कहीं ये सुना चाहिए। कम से कम कॉस्ट पे मुझे कहीं ना कहीं हाईएस्ट टू हाईएस्ट रिटर्न चाहिए। एक ही चीज पे बात करता है कि बॉस, मेरा खर्चा कम से कम हो, उसमें हाईएस्ट रिटर्न होना चाहिए। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे फैसले हैं। कितने फैसले हैं? इसके रिलेटेड कहीं ना कहीं 3 फैसले होते हैं, उसको समझेंगे कि सबसे पहले जो भी हमने बिजनेस करते करते पैसा कमाया है या बिजनेस करते करते हम फंड लेकर आए हैं, उन पैसों के साथ हमें क्या करना है। हमने बिजनेस किया, व्यापार किया, तो हम जो पैसा है कहां पे लगाना चाहते हैं, आप कहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको कितना पैसा चाहिए और वो पैसा कहां पे लगाना चाहते हो। सर, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे एक ईवी प्लांट स्टार्ट करना है, मुझे ड्रोन बनाना स्टार्ट करना है, मुझे सोलर पैनल्स बनाना स्टार्ट करना है। दैट्स द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब नेक्स्ट है कि सर, अब मुझे ये 100 करोड़ रुपए चाहिए। ये 100 करोड़ रुपए आप लेकर कहां से आओगे? आप अपने बिजनेस में, आप अपने व्यापार में ये 100 करोड़ रुपए लेकर कहां से आओगे? दैट्स कॉल्ड फाइनेंसिंग। जैसे कि पैसे लाने के कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है जैसे कि आप या तो खुद का पैसा ले आओ, जिसे हम बोलते हैं इक्विटी। क्या गाइस, हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या तो हम खुद का पैसा ले आए जिसको हम बोलते हैं इक्विटी, या तो हम कहीं ना कहीं उधार का पैसा ले आए जिसको हम बोलते हैं डेब्ट। क्या गाइस, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गाइस हमें पैसा लगाना होता है। तो पैसा क्या होगा? या तो तुम खुद का ले आओ इक्विटी, या तो तुम उधार का ले आओ, या डेब्ट। तो फाइनेंसिंग। अब आप बिजनेस कर रहे थे, आप व्यापार कर रहे थे, आपने कहीं ना कहीं 100 करोड़ रुपए लगाए थे। अब 100 करोड़ के आपने 150 करोड़ बना लिए। हमने क्या किया? हम जो बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, इसमें जो मैंने 100 करोड़ रुपए लगाए थे, इस 100 करोड़ के कहीं ना कहीं बन गए 150 करोड़। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? मुझे कहीं ना कहीं यहां पे 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इस 50 करोड़ के प्रॉफिट के साथ क्या करना है? क्या आप इस पैसे को अपने ही बिजनेस में, क्या आप इस पैसे को अपने ही व्यापार में रखे देना चाहते हो? आप चाहते हो क्या ये पैसा आपके ही बिजनेस में लगे रहे? तो जब आप चाहते हो कि पैसा आपके ही बिजनेस में रहे, तो उसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। और अगर आप चाहते हो कि ये ही पैसा, इसमें से कुछ हिस्सा हम हमारे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मैं अपने शेयर होल्डर्स को बांट दूं, उसे हम डिविडेंड। तो यहां पे हम ये डिसाइड करते हैं, बिजनेस करते 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 जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है, जो भी हमने मुनाफा कमाया है, उस मुनाफे के साथ क्या करना चाहोगे? बिजनेस में रहने देना चाहोगे या बिजनेस से निकालना चाहोगे? तो अब आज मैं आपको इन तीनों डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, लगभग यहां से 45 से 50 मिनट्स में मैं आपको इन तीनों डिसीजंस के सारे फैक्टर्स अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बोलता है? अब ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है,
सबसे पहले ये जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, आ फर्म रिसोर्सेज आर स्केयर। देखो हमने इकोनॉमिक्स में हर जगह दुनिया में यही पढ़ा है, हर एक कंपनी के पास लिमिटेड फंड है, हर एक कंपनी के पास लिमिटेड पैसा है, बट हमें इन लिमिटेड पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करना है। कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए? ये जो भी मेरा लिमिटेड पैसा है उसको हम कहां इन्वेस्ट करेंगे? हम कहीं ना कहीं वहां ही इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं जहां पे मुझे मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है। तो गाइस हमारे पास जो भी अलग अलग शेयर्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, जितने भी अलग अलग शेयर्स है, हम कहीं ना कहीं वहां ही पैसा लगाएंगे कि नहीं जिससे हमें हाईएस्ट रिटर्न मिले। तो गाइस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ही है जो भी हमारे फर्म का फंड है, जो भी हमारे फर्म का पैसा है, उसको हम कहां लगाएं? अलग अलग एसेट्स में। ठीक है, ये जो मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं कहीं ना कहीं दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। क्या गाइस, ये जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो कहीं ना कहीं दो तरीके के हैं, एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। ये जो मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, जो पैसा मैं अपने बिजनेस में लंबे समय के लिए, लंबे रेस का घोड़ा कर रहा हूं, क्या भाई, जब पैसा लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है उससे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या गाइस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं हम बोलते हैं एक तरीका कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अब इसके भी कुछ हमारे फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन्स, क्या नई मशीन लेना, एग्जिस्टिंग को लेना, ये सारे। तो ये सारे कि आप देखो, अब ये जो लॉन्ग टर्म होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यार एक तो लंबे समय के लिए, एक तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं तो भैया पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, और एक बार हमने पैसा लगा दिया, एक बार हमने फंड लगा दिया ना, अब ये पैसे को, ये फंड को हम आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते। हमने बिजनेस करते करते, व्यापार करते करते जो पैसा लगाना था लगा दिया, अब इन पैसों को, इन फंड को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इरिवर्सिबल फैसले। कैसे फैसले? ये सारे डिसीजन, ये सारे फैसले कहीं ना इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि आपने 100 करोड़ का प्लांट ओपन कर लिया, अब सरकार बोलती नहीं कर सकते, क्या करना है, आप प्लान बनाओगे क्या? कोई वो थोड़ी ना चल रहा है, वो किंगडम, वो मोबाइल में खेलते हैं किंगडम वाला गेम, वो थोड़ा चला किंगडम तोड़ दो नया बना लो, मजाक थोड़ी ना चला कि कॉइन शायद धरती से खोदोगे तो पैसा निकल जाएगा, सोना निकल जाएगा, आपका थोड़ी ना है, नहीं। तो एक बार आपने फैसले ले लिए, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा मैटर करता है कितना पैसा लगा रहे हो, क्या प्रॉफिट है और आपके पास क्या कॉम्पिटिटिवनेस है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ये मैं कल तो भी कई मैं 12th में पढ़ा था तो मैंने वहां भी ये चीज बोली थी कि कितने आपके एसेट्स है, आप में उसमें क्या प्रॉफिट आ रहा है और कितना कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स है, कितना आपको कॉम्पिटिशन है, मैटर करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Therefore need, हमें इन्हें एकदम बड़े ही सोच समझ के करना है कि नहीं, एकदम बड़े ही सोच समझ के फैसले करने हैं, बिल्कुल करने हैं। तो हो गया, तो इसका मतलब जो भी मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, कैसे डिसीजन होते हैं? जो भी डिसीजन हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उससे हम बोलते हैं CBD, यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वाओ, क्या लिखा है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जो फैसले मेरे शॉर्ट टर्म, रोजाना रेगुलर बेसिस पे जो बिजनेस को चलाने के लिए है, डिसीजन यानी कि डे टू डे बेसिस पे आप अपने इस बिजनेस को, डे टू डे बेसिस पे आप कितना कैश, कितना स्टॉक, कितनी उधारी, ये जो डे टू डे बेसिस पे हम अपने बिजनेस को, हम अपने व्यापार को चला रहे हैं, इससे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। किस तरीके का डिसीजन बोलते हैं इसको? हम कहीं ना कहीं बोलते हैं एक तरीके का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस डिसीजन कहीं ना कहीं डे टू डे वर्किंग, रोजाना बिजनेस में कैसा पैसा चाहिए। अब ये दो चीजों से असर होता है, ये भी दो चीज से इंपैक्ट होता है। एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी। अगर हमारे हाथों में पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा ना होना भी खराब है और बहुत कम होना भी खराब है। और प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई
यार हमें हमारे बिजनेस के पैसे को कहीं ना कहीं गाइस वहाँ ही इन्वेस्ट करना है, वहाँ ही लगाना है जहाँ पे कहीं ना कहीं हाईएस्ट रिटर्न है। अब इसकी तरह चलो शुरू करते हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो हमारे 3 ही फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है कहीं ना कहीं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा है द रेट ऑफ रिटर्न और तीसरा है द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। कितने फैक्टर्स है? कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर है। पहला है मेरा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न और तीसरा है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट क्या बोलता है। अब सपोज मानो आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट में आपके 10 लाख रुपए लग रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको सालाना 4 लाख 5 साल तक आएंगे, टोटल आएंगे 20 लाख। और इसमें सीधा 5वें साल में आएंगे 20,50,000। तो आप कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफर करोगे? आप में से शायद तक बहुत लोग हो सकते हैं सर प्रोजेक्ट बी, बिकॉज हमें 20,50,000 आ रहा है। बट मेरा आंसर होगा प्रोजेक्ट ए, क्योंकि इसमें 20 लाख आ रहे। बट क्यों सर? सिर्फ और सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो मैटर नहीं करता। दोनों में 20 लाख जा रहे हैं, दोनों में एक में 20.5 लाख आ रहे हैं, एक में 20 लाख आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। बट हमें ये भी जरूर मैटर करता है वो पैसा आखिर में आ कब रहा है। क्या गाइस, हमें वो भी मैटर करता है कि नहीं, किस टाइम पे ये पैसा आ रहा है। When a company takes an investment decision, it expect to generate some cash flow. कुछ ना कुछ कैश फ्लो आएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ इनफ्लोज आएंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ आउटफ्लोज आएंगे कि नहीं। ये जो भी हमारे इनफ्लोज है, ये जो भी हमारे आउटफ्लोज है, इनको कहीं ना कहीं हमें ढंग से प्रॉपरली एनालाइज करना है कि नहीं। जो भी हमारे इनफ्लोज है, जो भी हमारे आउटफ्लोज है, इनको ढंग से एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद हमें फैसला लेना है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मत देखो इनफ्लो और आउटफ्लो, ये देखो किस समय पे अभी आ रहा है। जैसे कि अब यार आप सोचो सर ए क्यों किया, अब है ये 4 लाख को भी तो कहीं इन्वेस्ट करेगा, 40% कमा रहे तो इसमें भी कुछ 1 लाख तो आ ही जाएगा, इसमें भी कुछ 80,000 कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा। इन पैसों को 2-3 साल इन्वेस्ट करोगे, इसमें भी 3-4-5-6 लाख तो कमा ही लोगे। तो गाइस अब कौन सा बड़ा है, 20 लाख है, एक 25 लाख है, एक 20.5 लाख, 25 लाख। तो कहीं ना कहीं ये देखो, अब जो ये पैसा आया है, इस पैसे को भी तो इन्वेस्ट करके, ये पैसे को भी तो कहीं लगा के कुछ ना कुछ पैसा बनाया जा सकता है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा है हमारा कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिटर्न गाइस। अब 2 प्रोजेक्ट है, एक है प्रोजेक्ट ए, एक है प्रोजेक्ट बी। एक में मिल रहा है 10%, एक में मिल रहा है 12%। कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहोगे? अगर एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम यहां पे रिटर्न देख रहे हैं, हमें ये चीज याद रखना है कि दोनों प्रोजेक्ट में मेरा रिस्क लेवल को क्या मानना है, मेरे रिस्क लेवल को कहीं ना कहीं हमें सेम गिनना है कि नहीं। जो भी मेरा टेंशन है या जो भी मेरा रिस्क लेवल है, वो क्या रहने वाला है, सेम। हम ए और बी में से गाइस कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहेंगे, कहां हम अपने फंड लगाना चाहेंगे, जहां पे हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द प्रोजेक्ट दिस कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, किस में ज्यादा रिटर्न है। अगर दोनों प्रोजेक्ट में रिस्क सेम है तो हमें यह देखना जरूरी है किस में हमें कहीं ना कहीं ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं, और हम वहीं पैसा लगाएंगे जहां पे कहीं ना कहीं बॉस मुझे ज्यादा रिटर्न आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्स गाइस द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि गाइस हमें यह भी देखना होता है भाई कितना पैसा, भाई आइडिया बहुत जबरदस्त है, 50% रिटर्न मिलेगा, पैसा कितना चाहिए, 10,000 करोड़। कितने साल के लिए? अरे भाई मजाक चल रहा है, 10,000 करोड़। पहले तो बात पता, 10,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, उसको गिनने मेरे को 1 दिन लगेंगे क्या? मजाक चल रहा है? पैसे गिनने में तो 10 दिन लग जाएंगे। इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? क्या रेट में पैसा मिल रहा है? अब आपको पैसा ही 15% में मिल रहा है, रिटर्न 20%, 18% है, क्या मतलब 2-3% के 10,000 करोड़ लोगे क्या?
इतने रिस्क का माथा लोगे क्या? बिल्कुल नहीं। कैश फ्लो क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, बहुत सारी टेक्निक्स है। और आप है ना आगे जाके सीए में पढ़ोगे, पूरा फाइनेंस में आता है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए एक होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है, एक होता है हमारा, और कौन से होते थे, कैपिटल बजटिंग होता था, फिर एक एनपीवी मेथड होता था, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता था, एक आईआरआर मेथड होता था, बहुत सारे मेथड्स जिसके थ्रू हम ये सब कैलकुलेट करते थे। तो अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का अगर हमने एक, मैं 30 सेकंड में अगर समरी बताऊं तो यहां पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है नहीं। तो सबसे पहले कितना इनफ्लोज या आउटफ्लोज आ रहा है, दूसरा फैक्टर था रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरा अदर्स में इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा आता है वो है इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट में आपको पैसा मिल रहा है, और दूसरा आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। सॉरी, तो ये था हमारा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो पैसा आया है वो पैसों को हम कहाँ से लाना चाहते हो? क्या पैसे को कहीं ना कहीं बॉस आप इक्विटी से लाना चाहते हो, या आप उस पैसे को कहीं ना कहीं गाइस डेब्ट से लाना चाहते हो? जो हमारा इक्विटी वाला पैसा होता है, क्या गाइस, जो पैसा मेरा इक्विटी का है उसे हम कहीं ना कहीं बोलते हैं एक तरीके का ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब हम कहीं ना कहीं किसी से मांग के लाए, और जो सॉरी हम ओनर्स मतलब जो ओनर्स ने खुद जो अपने बिजनेस में, खुद अपने व्यापार में जो पैसा लगाया है उससे हम बोलते हैं ओनर्स फंड। और जो पैसा मैं किसी और से उधार पे लेकर आया हूं, किसी और से मांग के लेकर आया हूं, उसको हम बोलते हैं डेब्ट यानी बोरोड फंड। अब दिस डिसीजन इज अबाउट द कितना पैसा रेस करना है फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इट इन्वॉल्व्स तो बहुत सारे फैक्टर्स, सीधा फैक्टर्स पढ़ते हैं तो यहां से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला फैक्टर है कहीं ना कहीं कॉस्ट। अब गाइस एक सिंपल सी बात है, अगर इसको मैं एग्जाम पॉइंट बता दूं तो जो सोर्स सस्ता है वहां से पैसा लो, एकदम होता है चीपर से चीपर सोर्स से पैसा लेना है। कॉस्ट के स्टडी सॉल्व कि भाई दो बैंक है, बैंक ए बैंक बी, बैंक ए दे रही है 10% पे लोन, बैंक बी दे रही है 8% पे लोन, किस बैंक से लोन लेना प्रेफर करेंगे? एक बैंक दे रही है 10% पे लोन, एक बैंक दे रही है 8% पे लोन, तो कहीं ना कहीं 8% वाली बैंक हमें सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा दे तो उठा लो यहां से। ये जो 8% वाली है सस्ते रेट में पैसा दे रही तो उधर उठा लो। तो लेकिन अब ये नहीं, अब यहां पे एक सवाल एग्जाम में आता है कि दैट इज योर डेब्ट एंड इक्विटी में से सस्ता कौन सा है? डेब्ट और इक्विटी में से हमारा सस्ता कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने एक कंपनी को 1 लाख रुपए उधार पे दिए हुए थे और उस पे उसको मिल रहा था 10% इंटरेस्ट, फिक्स है। अब कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो उसको तो उसके 10,000 मिल जाएंगे। अब वो कंपनी वाला बोलता है छोड़ना क्या ये 10% के पीछे पड़ा है, तू मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद ले। अब जैसे ही आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो ये इनडायरेक्टली बिकम, यू डायरेक्टली बिकम द शेयर होल्डर। अगर आप शेयर होल्डर बन गए, कोई डिविडेंड देना कंपलसरी है क्या कोई रिटर्न देना कंपलसरी है क्या? कुछ नहीं। तो अब हमें कोई रिटर्न नहीं आने वाला, कोई डिविडेंड नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। तो अब इसमें हमें क्या है, रिस्क बढ़ गया। जब आपका रिस्क बढ़ गया, कोई कंपलसरी नहीं, अब जब रिस्क बढ़ गया तो मैं रिटर्न एक्सपेक्ट ज्यादा करूंगा ना। अब मैं 10% नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, मैं करूंगा 12%, 13%, 14%। तो जैसे ही मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूं, मेरे कहीं ना कहीं रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। जितना मैं डेब्ट में एक्सपेक्ट कर रहा था, अब उससे कहीं ना कहीं ज्यादा मैं इक्विटी में एक्सपेक्ट करूंगा, तो इक्विटी के 13। अब जब मैं इक्विटी के 13 एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो कंपनी को कहीं ना कहीं इक्विटी पे ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा कि नहीं? तो एक कंपनी के लिए क्या महंगा हो जाता है, डेब्ट या इक्विटी? जनरली डेब्ट इज कंसिडर अ चीपर सोर्स ऑफ फंड। ये जो मेरा डेब्ट है एक चीपर सोर्स ऑफ फंड होता है, और इक्विटी कहीं ना कहीं एक महंगे सोर्स ऑफ फंड की तरह से माना जाता है। तो ठीक है, फर्स्ट याद रखो, क्योंकि यही पैसा अगर आप बिजनेस में शेयर्स लगा रहे हो तो रिस्क बढ़ गया, और रिस्क है तो इश्क है, रिस्क बढ़ गया तो कहीं ना कहीं अब आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क किसमें सबसे ज्यादा होता है? ये पॉइंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी बिजनेस करो, कोई भी व्यापार करो, रिस्क हमेशा डेब्ट में ज्यादा होता है। क्यों डेब्ट में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि पैसा लिया है तो आपका बिजनेस चले या ना चले,
आपको प्रॉफिट हो या ना हो। अगर किसी से पैसा उधार पे लिया है तो उस पे हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। क्या गाइस, अगर किसी से पैसा उधार पे लिया है तो उस पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बिना इंटरेस्ट दिए कुछ नहीं होने वाला। क्या गाइस, बिना इंटरेस्ट दिए कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इक्विटी को कोई जरूरत नहीं है डिविडेंड देना, रिटर्न देना। तो रिस्क किसमें ज्यादा होता है, डेब्ट या इक्विटी? रिस्क इज ऑलवेज मोर इन डेब्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा कहीं ना कहीं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग द कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग द फंड। मतलब पैसा पाने के लिए भी जो हमें खर्चा पानी करना पड़ता है उसको कहीं ना कहीं हम बोलते हैं एक तरीके का फ्लोटेशन कॉस्ट। मुझे पैसा पाना है, उस पैसे पाने के लिए जो खर्चा पानी करना पड़ता है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे कि अगर मैं इक्विटी से पैसा पा रहा हूं तो मुझे काफी सारे खर्चे लगेंगे। जैसे कि मुझे लगेगा एक प्रोस्पेक्टस, मुझे लगेगा एक अंडरराइटर, मुझे लगेगा कहीं ना कहीं एक क्या अंडरराइटर हो गया, मुझे कहीं ना कहीं कुछ एडवर्टाइजमेंट, ऐसे बहुत सारे खर्चे लगेंगे कि नहीं। लेकिन जब कभी भी हम डेब्ट से पैसा लेने जाते हैं तो हमें ज़्यादा खर्चे नहीं लगते। हमें कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग फीस लगती है और कई बार एक वैल्यूएशन रिपोर्ट करानी पड़ सकती है। पर यहाँ पे अंडरराइटर, इसमें ब्रोकर भी लगता है, इसमें फिर हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है और भी सारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं। तो गाइस, खर्चा किस में ज्यादा है? जाहिर सी बात है, फ्लोटेशन कॉस्ट इज मोर इन इक्विटी। हमारे इक्विटी में कहीं ना कहीं फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा है और डेब्ट में कुछ ही दिख रहा है। अब सिंपल सा सवाल आता है कि अगर कंपनी चाहती है, क्या चाहती है? एकदम सिंपल सी चार्ज चाहती है कि उसका जो पैसे पाने का खर्चा है, ये पैसे पाने में जो भी उसका खर्चा पानी लग रहा है, ये खर्चा पानी कहीं ना कहीं सबसे कम से कम हो। क्या भैया? जो भी पैसे पाने का खर्चा है, ये पैसे पाने का खर्चा सबसे कम से कम हो। तो अगर आप ये चाहते हो तो प्रिफर करो डेब्ट। आप चाहते हो कि आपका फ्लोटेशन कॉस्ट लो ही होना चाहिए तो प्रिफर करो डेब्ट। बट आपको चलेगा कि मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट हाई हो, हम तो इक्विटी लवर है, तो ले लो फिर इक्विटी। क्लियर? तो ये एक चीज याद रखना, इसमें दो पॉइंट आ सकते हैं, दो क्वेश्चन आ सकते हैं। डैश रिफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग द फंड, तो फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट हाई किस में होता है? इक्विटी। और तीसरा सवाल, अगर एक कंपनी प्रिफर कर रही है लो फ्लोटेशन कॉस्ट तो गो फॉर डेब्ट, और वाइस वर्सा, हाई फ्लोटेशन कॉस्ट चलेगा तो हमें क्या प्रिफर कर देना है? इक्विटी। चलो चलो आगे चले, चलो चलो। अब नेक्स्ट है गाइस, कैश फ्लो और पोजीशन ऑफ द बिजनेस। गाइस, हमारे पास स्टेबल स्ट्रॉन्ग हाथ में पैसा है। देखिए, इस पे स्टेबल वाला पॉइंट भी आ सकता है। कभी हर साल हम 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख हर साल में 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख इजीली पड़ा कमा सकता हूं। एक है किसी साल 20 लाख, किसी साल 10 लाख, फिर 12 लाख, फिर 6 लाख, फिर 5 लाख। अगर मेरा कैश फ्लो स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे, या मेरे हाथों में पैसा ही नहीं बचता, सारा पैसा खर्च हो जाता है, पैसा बचा ही नहीं। अगर हाथ में पैसा ही नहीं है, कहां से इंटरेस्ट चुकाओगे? अगर हमें इंटरेस्ट चुकाना है तो एकदम होना चाहिए कि नहीं? क्यों? आज लगता है ना, रिलायंस, टाटा, विप्रो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये बड़े ही आसानी से डेब्ट वगैरह में पैसा क्यों रेस कर पाती है? क्योंकि इतना तो पैसा है इनके पास। ही बोल कितना ये ब्याज है, ये ले, कितना इंटरेस्ट है तेरा, तू भी ले, इजीली दे सकती है। अगर आपके पास वो क्षमता होती तो बैंक भी आपको लोन देता है ना। हमारे पास वो क्षमता होनी चाहिए भाई। बैंक आपसे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मांग रहा, इतनी तो क्षमता हो कि आप इंटरेस्ट को 2-3-4 बार पे कर सको। आज इंटरेस्ट 3 बार 4 बार देने की बारी, उतनी तो क्षमता होनी चाहिए। तो दैट्स द कैश फ्लो पोजीशन वी नीड टू हैव अ स्ट्रांग। अगर हाथ में पैसा है, आप आराम से इंटरेस्ट चुका सकते हो, तो भैया ले लेना डेब्ट। क्या ले लेना? तब ले लेना डेब्ट। बट अगर आपके पास हाथों में पैसा ही नहीं है, आप इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे, तो आप ले लेना फिर इक्विटी। क्लियर है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो तो डेब्ट, और नहीं है तो इक्विटी।
नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। दो सिचुएशन लो, एक है सिचुएशन ए, एक है सिचुएशन बी। अब सिचुएशन ए में गाइस सपोज हमारा सैलरी है 50 लाख, इसका है सिर्फ 10 लाख। इसका रेंट है गाइस 20 लाख, इसका है सिर्फ 2 लाख। इसका गाइस इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 5 लाख, इसका आता है 1 लाख। तो गाइस सीधी सी बात दिख रही है, ए और बी में किसके बिजनेस चलाने के खर्चे ज़्यादा है? इस ए और बी के केस में किसके बिजनेस चलाने के खर्चे ज़्यादा है? ए का फ्लोटेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं हाई होता है, सॉरी ऑपरेशन कॉस्ट, इसे बोलते हैं बिजनेस चलाने खर्चे। अगर भाई ऑलरेडी खर्चे बहुत ज़्यादा है, बढ़ाएगा उतना ज़्यादा हमारे लिए ए भी क्लियर, हाँ ए भी क्लियर, जितना ज़्यादा खर्चा बढ़ाएगा उतने ज़्यादा हमारे लिए टेंशन की बात हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो जैसे कि एग्जांपल दूँ, एयरलाइन इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री को डेब्ट क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि भाई तुम्हारे खर्चे बहुत है, पहले से प्लेनों का भाड़ा मतलब तुमने लीज पे लिए वो चुकाना है, इतना स्टाफ सैलरी वगैरह, एयरपोर्ट कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट। अब ऊपर से अगर तुम ये इंटरेस्ट का तड़का और डाल दे तो तुम्हारा दिक्कत हो जाती। इसलिए बहुत सारी एयरलाइंस बंद होती है। क्यों नहीं चिक पाती? क्योंकि वो खुद के पैसे से नहीं उधार पे लेते, उनको नहीं लेना चाहिए। वो लेके कर सकती, बात अलग है, बट इतना मार्जिन अगर उनको बचाना है तो उनको एक ऐसा होगा इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा जो एज अ ओनर खुद काम करे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आपके पास आपके बिजनेस के ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे हैं तो गो फॉर इक्विटी। और अगर बहुत सारे खर्चे नहीं है, आपके बिजनेस के नॉमिनल खर्चे, आप इंटरेस्ट आराम से चुका सकते हो, अभी इंटरेस्ट का खर्चा ले सकते हो, देन गो फॉर डेब्ट। क्लियर है? लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्लियर है कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो गाइस, दूसरा भी होने को आया। अब नेक्स्ट है कंट्रोल। उदय, कंट्रोल, कंट्रोल क्या बोलता है? आपके पास सपोज एक कंपनी के थे, आपके पास गाइस 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 करोड़ और 100 के 100 करोड़ के आपके पास शेयर्स थे, तो आप उस कंपनी के 100% मालिक। अब आपको और 100 करोड़ चाहिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप 100 करोड़ के किसी को शेयर्स दे दो या आप 100 करोड़ का किसी को लोन दे दो। जब आप 100 करोड़ का किसी को लोन देते हो तो सिंपल सी बात है, आपने उससे लोन पे पैसे ले लिए, हर साल कहीं ना कहीं बस आपको क्या करना है, इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट देते जाना है, इंटरेस्ट देते जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने किसी को डेब्ट दिया तो हमारे कंपनी के कंट्रोल में कुछ भी फर्क आने वाला है क्या? पहले भी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ में था और अभी भी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ में है। क्या ये डिबेंचर होल्डर को कुछ कंट्रोल वगैरह बांटना पड़ेगा? ये जो भी मेरे डिबेंचर होल्डर है इनको कोई कंट्रोल फंट्रोल देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बट एक बात समझो, जैसे ही मैंने 100 करोड़ के शेयर्स इशू कर दिए, अब ठीक है इनको रिटर्न की कोई वो दिखनी है, बट अब टोटल कंपनी में इक्विटी हो गए 100 प्लस 100 कहीं ना कहीं 200 करोड़। और उस 200 करोड़ में से मेरे पास कितने शेयर्स है? उस 200 करोड़ में से मेरे पास कितने शेयर्स है? कहीं ना कहीं 100 करोड़। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, हमारे पास अब इस बिजनेस का कहीं ना कहीं मात्र 50% ही कंट्रोल रहा। मतलब पहले सिचुएशन में मेरे पास 100% जो कंट्रोल था, अब वो ही कंट्रोल कहीं ना कहीं 50% हो गया। मतलब इक्विटी इशू करने से मेरे बिजनेस का कंट्रोल रिड्यूस होता है कि नहीं? जब कभी भी मैं इक्विटी इशू करता हूं, उससे कहीं ना कहीं मेरा कंट्रोल क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। दैट इज द कंट्रोल कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। गाइस, दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है हमारा बुलिश, और एक होता है बेयरिश। अब जब हमारा मार्केट बढ़ता हुआ मार्केट है, टिंग 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 टिंग, जो हमारा मार्केट है सन 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 आगे रॉकेट की तरह बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उससे हम बोलते हैं बुलिश। जब हमारा मार्केट हरा है, क्या प्रेफर करोगे? मतलब हर कोई इन्वेस्टर शेयर खरीदना चाहता है, मुझे भी शेयर चाहिए, मुझे भी शेयर मार्केट इन्वेस्ट करना है। जैसे कोविड के बाद मार्केट बहुत बुलिश हो, सब बन रहा था, तो हर कोई बोला ना मुझे भी शेयर चाहिए, शेयर चाहिए, शेयर चाहिए। बट जब मार्केट गिरता है, नहीं शेयर मार्केट गंदा है, जुआ है, तो बढ़ते मार्केट में हर कोई शेयर्स खरीद सकता है, तो आप इशू कर दो, शेयर खरीद लेगा। बट अभी गिरता हुआ मार्केट है,
कोई नहीं खरीदेगा, शेयर इशू करके मतलब नहीं है, आप प्रेफर कर लो डेब्ट। इसलिए तो जब भी आईपीओ का जमाना, जब भी बुलिश मार्केट होता है, बहुत सारी कंपनीज अपना आईपीओ तभी निकालती है। क्या कहे, जब भी बुलिश मार्केट होता है ये सारी कंपनीज अपना आईपीओ कब निकालती है? बुलिश मार्केट के टाइम पे, ताकि उनको पैसा इजीली मिल सके। और गाइस जब भी ये बेरिश होता है नहीं निकालती, उनको पता है कोई नहीं लेगा, डेप्ट ही लेंगे। तो बुलिश मार्केट में हमें क्या प्रेफर करना है? इक्विटी। और जो हमारा गिरता हुआ मार्केट है, जब मेरे का गिरता हुआ मार्केट है, हर कोई शेयर्स खरीदने के लिए तैयार नहीं है, हमें प्रेफर करना है डेब्ट। तो इसी के साथ हमारे फाइनेंशियल डिसीजन खत्म हुए। मैं आपको फिर से एक बार सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूं, सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट था हमारा, कहाँ गया सबसे पहला पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट, हाँ, सबसे पहला पॉइंट था हमारा कहीं ना कहीं कॉस्ट। डेब्ट कहीं ना कहीं सस्ता होता है, इक्विटी कहीं ना कहीं महंगा। फिर आता है रिस्क, रिस्क इसमें ज्यादा होता है डेब्ट में। फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर बिजनेस को पैसा पाने का खर्चा वो हाई होता है इक्विटी में, लो चाहिए तो चले जाना डेब्ट पे। फिर कैश फ्लो पोजीशन, अगर बिजनेस के पास तगड़ा पैसा है तो तुम डेब्ट ले सकते हो, नहीं है तो तुम इक्विटी ले सकते हो। और अगर बिजनेस को चलाने के ऑलरेडी बहुत ज्यादा खर्चे तो लोग यही सजेस्ट करते हैं भाई खुद का पैसा मत लो, खुद का पैसा ही लो, डेब्ट मत लो। फिर उसके बाद है गाइस कंट्रोल आपके पास रखना है तो डेब्ट लो, कंट्रोल जाए तो चलेगा तो इक्विटी ले लो। और मार्केट बुलिश है तो शेयर्स, बेयरिश है तो डेब्ट। अब इसी के साथ हम लास्ट डिसीजन में आते हैं जो है कहीं ना कहीं डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन में हमें कहीं ना कहीं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढना है कि जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया है, जो भी मैंने मुनाफा कमाया है, उस प्रॉफिट, उस मुनाफे का हमें क्या करना है। क्या हम चाहते हैं कि वो प्रॉफिट हमारे बिजनेस में ही रहे? अगर दो चीज हो सकती है, या तो प्रॉफिट बिजनेस में रहे या बिजनेस से निकल जाए। आप चाहते हो बिजनेस में ही रहे तो उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। और आप चाहते हो प्रॉफिट का वो हिस्सा आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या करें, वो हम हमारे शेयर होल्डर्स को क्या करें, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दे। आप चाहते हो डिविडेंड। तो ये फैसले में सिर्फ दो ही चीज डिसाइड हो सकती है, क्या पैसा बिजनेस में रखना है, रिटेन अर्निंग्स, क्या पैसे को बिजनेस से शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना जैसे कि डिविडेंड। तो ये सारे इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स है। तो डिविडेंड वो पोर्शन होता है जो हम हमारे प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को बांट देता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब सबसे पहले इसमें फैक्टर क्या आता है? सबसे पहला फैक्टर है अर्निंग्स। क्या गाइस, सबसे पहला फैक्टर है कहीं ना कहीं अर्निंग्स। मतलब अगर मैंने इस साल या लास्ट साल बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, क्या गाइस, मैंने इस साल या लास्ट साल बहुत ज्यादा पैसा कमाया है और इस वजह से अगर मैं ज्यादा डिविडेंड दे रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे अर्निंग्स। या इस साल या लास्ट ईयर मैंने बहुत कम पैसा कमाया है और इसके वजह से अगर मैं कम डिविडेंड दे रहा हूं तो फैक्टर हो जाएगा अर्निंग्स। करंट एंड पास्ट अर्निंग, इस साल आपने ज्यादा पैसा कमाया या लास्ट ईयर आपने ज्यादा पैसा कमाया, या तो इसलिए आप ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो तो अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। या इस साल आपने कम पैसा कमाया है या लास्ट ईयर आपने कम पैसा कमाया था, इसके वजह से आप कम डिविडेंड दे रहे हो तो भी आ जाएगा अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हुए, एक सेकेंड ना, एक वाटर ब्रेक ले लो। पानी 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 पानी, एक सेकेंड। चलो गाइस, 20 मिनट में चैप्टर को खत्म करना है, 20 मिनट का टॉपिक और है। नेक्स्ट है गाइस स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अदर थिंग्स कि आपको है कि आपकी अर्निंग स्टेबल है, आप हर साल कम से कम 10 लाख का कमाई लेते हो। अगर स्टेबल अर्निंग है तो हम क्या प्रेफर करेंगे, हायर डिविडेंड या लो डिविडेंड? हम कम से कम नहीं तो भी कहीं ना कहीं कैसे भी करके इतना पैसा कमाई लेंगे, 10 लाख। अगर स्टेबल अर्निंग है तो प्रेफर करोगे हाई डिविडेंड। आप मजे से आराम से दो ना, जैसे कि सरकारी कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर्स, इनका एक स्टेबल होता है, कम से कम इतना पैसा तो आ ही जाता है, इतना फायदा आ ही जाता है। जब स्टेबल है तो प्रेफर करो हाई डिविडेंड, और जब अनस्टेबल है, या सीधी सी बात है,
कभी 10 लाख, कभी 5 लाख, कभी 7 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख। अगर ये कमाई ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो सकती है, हो रही है, तो क्या हम ज़्यादा डिविडेंड दे पाएंगे? हमारी ये बिजनेस की कमाई बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, तो क्या हम ज़्यादा डिविडेंड दे पाएंगे? नहीं। स्टेबल है तो हाई डिविडेंड, अनस्टेबल है तो लो डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में कीवर्ड याद रखिएगा, दैट इज योर अर्निंग पोटेंशियल। कीवर्ड क्या है? अर्निंग पोटेंशियल, पैसे कमाने की क्षमता। क्या गाइस, कीवर्ड क्या है? अर्निंग पोटेंशियल, पैसे कमाने की क्षमता। जब आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी पैसे कमाने की क्षमता बढ़ गई है, मतलब आप 100 करोड़ कमा रहे थे तो 10 करोड़ डिविडेंड, 200 कमा रहे थे तो 20, 300 कमा रहे थे तो 30, 400 कमा रहे थे तो 40, हर जगह आपने 10% ही दिया है। बट अब ये आगे आप डिविडेंड क्यों दे रहे हो ज़्यादा? आप ये डिविडेंड ज्यादा क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आने वाला दौर आपका आने वाला है, आने वाला समय आपका आने वाला है, आपकी कमाई और बढ़ने वाली है। जब आपको ऐसा लग रहा है पैसे कमाने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। जैसा कॉन्फिडेंस की आने वाले समय पे, इस साल नहीं आने वाले हर साल में हमारी कमाई बढ़ रही है। डिविडेंड तो अभी भी 10% है, बट ज़्यादा डिविडेंड क्यों आने वाले सालों में आएगा? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी अर्निंग पोटेंशियल कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, तो हो गया 3 पॉइंट। ये तीनों पॉइंट पे पहले डिफरेंस समझ लेना। ये और एक और है, एक लास्ट पॉइंट इसमें और है, एक 5th पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। फिर उसके बाद मैं ग्रोथ में भी आऊंगा कि भाई आप बिजनेस, आपने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, 100 करोड़ का प्रॉफिट, 100 करोड़ के सामान को 200 करोड़ में बेचा। अब आपको होगा 100 करोड़ का पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, सर बहुत पैसा कमाया, डिविडेंड दे दो। पर हाथ में नहीं है, ये पैसा 2 साल बाद आने वाला है। ये पूरे के पूरे जो 200 करोड़ रुपए है वो आपको आज नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे 2 साल बाद मिलेंगे। बोले सर कैसा मजाक करते हो, ये आप हमारी इमोशंस के साथ खेल रहे हो। यू आर नॉट वैल्यूइंग अवर इमोशंस सर। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था गिरीश सर, हमें अच्छा नहीं लगा ये आपने बोला। तो अब सही बात है भाई, हाथ में पैसा नहीं, कैसे डिविडेंड दोगे आप? ये आपके हाथ में प्रॉफिट ही नहीं है, डिविडेंड कैसे दोगे? तो वी नीड टू हैव कैश। आपके हाथों में कैश बैलेंस होना चाहिए कि नहीं? वी नीड टू हैव इनफ कैश बैलेंस। हमारे हाथों में इनफ कैश बैलेंस होना चाहिए ताकि हम डिविडेंड दे सके। तो ठीक है, डिविडेंड आउटफ्लो कंपनी में भी प्रॉफिटेबल की, भाई प्रॉफिटेबल है पर हाथ में पैसा नहीं है। तो अब मैंने आपको 4 फैक्टर्स कराए, एग्जाम में बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहला है अर्निंग्स। इस साल ज्यादा पैसा कमाए इसलिए दे रहा हूं अर्निंग्स। और कैश फ्लो में क्या है? हमारे हाथों प्रॉफिट भले ही हुआ हो, प्रॉफिट भले हुआ बट हाथ में पैसा नहीं आया, उस वजह से डिविडेंड नहीं दे रहे, तो कैश फ्लो पोजीशन। और एक होता है लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अर्निंग में क्या है? आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली हर साल कहीं ना कहीं इतना पैसा कमा लेते हो। क्या बोला? कि हर साल कहीं ना कहीं हम कॉन्स्टेंटली इतना पैसा, इतना मुनाफा कमा लेते, इतना तो आ ही जाता है, तो स्टेबल, दैट स्टेबल। और नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में क्या? पैसे कमाने की भूख या पैसे कमाने की जो क्षमता है ना मेरी बहुत बढ़ चुकी है, बहुत पोटेंशियल आ चुका है, बहुत ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ रहा है, तब हम ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, तो दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। गाइस हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। हम कहीं ना कहीं 100 का 200, 200 का 500, 200 का 500, 500 का 1000, जितना आप पैसा लगाओगे उतना पैसा बिजनेस में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैसी अपॉर्चुनिटी? ग्रोथ। हम जितना बिजनेस में पैसा डालेंगे पैसा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते ही जा रहा है भाई, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जितना चाहो उतना पैसा बढ़ते जा रहा है। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो जैसे तब हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? डिविडेंड या रिटेन अर्निंग? तब हमें प्रेफर करना चाहिए कहीं ना कहीं गाइस रिटेन अर्निंग्स।
अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, हमें लग रहा है हम हमारे पैसे को बहुत ही ज़्यादा रप बहुत ही फट बहुत ही ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं, तो प्रिफर करो रिटेन अर्निंग। पर ग्रोथ ही नहीं, जितना भी पैसा डालो हर साल ये 200 ही रहना, पैसा डालो या ना डालो। अगर मेरे पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, मैं अपने बिजनेस के पैसे को बढ़ा ही नहीं सकता। मैं कुछ भी कर लूं, मेरे बिजनेस का पैसा नहीं बढ़ने वाला। क्या प्रिफर करोगे? प्रिफर करो बांट दो। बांटने को क्या बोलेंगे? डिविडेंड। ये जो प्रॉफिट है, ये जो पैसा है, इसको हम जो बांट देंगे, इससे हम कहीं ना कहीं बोलेंगे एक तरीके का डिविडेंड। अब नेक्स्ट है गाइस, दो तरीके के हमारे शेयर। कितने तरीके के शेयर होल्डर होते हैं? जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, कितने तरीके के शेयर होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रिस्क टेकर और एक होते हैं रिस्क अवर्स। रिस्क टेकर वो लोग जो रिस्क लेने को तैयार है कि नहीं। क्या गाइस, कहीं ना कहीं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रिस्क टेकर, एक होते हैं रिस्क अवर्स। रिस्क टेकर, हमें रिस्क लेना है, जैसे आप जैसे यंग लोग रिस्क लेने को तैयार है, 100 का 200, 200 का 500, 500 का 1000। अगर यू आर अ रिस्क टेकर इन्वेस्टर जो प्रिफर टू टेक रिस्क, तो आप क्या करोगे? रिस्क लेना चाहते हो तो बिजनेस में पैसा डालो, आप प्रिफर करोगे रिटेन अर्निंग। बट हम जैसे ओल्ड एज वाले लोग, उम्र हो गई भाई, अब रिस्क नहीं ले सकते, अब बस डिविडेंड आएगा, दाल चावल खिचड़ी खानी है, उसी डिविडेंड से घर चलाना है। वो जो डिविडेंड का पैसा आ रहा है, उसी डिविडेंड के पैसे से कहीं ना कहीं घर चलाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई रिस्क नहीं लेना, तो हम कहीं ना कहीं हो गए रिस्क अवर्स। अब जब गाइस मैं रिस्क अवर्स हूं, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा? डिविडेंड। तो ये प्रेफर करते हैं। तो इस पॉइंट पे वैसे इतना डिटेल में नहीं आता है, बट मैंने बता दिया। व्हाइल डिक्लेयरिंग मैनेजर यूजुअली कीप इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। क्लियरली लिखा होता है हमारे शेयर होल्डर्स ये प्रेफर कर रहे हैं, हमारे शेयर होल्डर्स ऐसा चाह रहे हैं, हमारे शेयर होल्डर्स वैसा चाह रहे हैं। जो आपके शेयर होल्डर्स की इच्छाएं है, जो आपके शेयर होल्डर्स की विश है, उसके हिसाब से आप डिविडेंड दे दो। सिंपल। शेयर होल्डर बोल रहा है भाई ज्यादा डिविडेंड दे दो, रिस्क नहीं लेना, डिविडेंड। शेयर होल्डर्स बोल रहा है रिस्क लेना है, चलो रिस्क है तो इश्क है, रिटेन अर्निंग्स। Clear? Amount is paid, the companies declare the same. There are always some shareholders. जो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट में रेगुलर इनकम से डिपेंड करते हैं, तो वो प्रेफर करेंगे डिविडेंड, क्योंकि आपको इसी से आपका घर चलाना है, सब चल रहा है। अगर आप इससे कहीं ना कहीं एक तरीके का रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक तरीके का डिविडेंड। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्या? काफ़ी हद तक हो गया। आप लोगों को पता चला कि नहीं चला? लगभग 42 मिनट्स का वीडियो है और हमने ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट पूरा खत्म कर दिया, फाइनेंसिंग पूरा खत्म कर दिया और डिविडेंड आधे से ज़्यादा खत्म कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5, बस 5 पॉइंट बाकी है एंड वी आर डन। ये 5 पॉइंट से ये 2 पॉइंट को मैं काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। एक है टैक्सेशन पॉलिसी। अब एक चीज़ समझना, बहुत ही अच्छी चीज़ में लिखवा रहा हूँ। ये जो डिविडेंड होता है ना, इट्स एन इनकम फॉर शेयर होल्डर, पर इस डिविडेंड पे टैक्स कौन भरता है? कहीं ना कहीं टैक्स भरती है हमारी कंपनी। कौन टैक्स भरता है? इस डिविडेंड पे टैक्स कौन भरता है? कहीं ना कहीं कंपनी। डिविडेंड कहीं ना कहीं इनकम किसकी है? शेयर होल्डर की। पर इस डिविडेंड पे टैक्स कौन भर रहा है? कहीं ना कहीं कंपनी। मतलब जितना ज्यादा डिविडेंड देते जाओगे उतना ही हमारे कंपनी को कहीं ना कहीं टैक्स भरना पड़ेगा। बोले सर ये क्या बात बोल रहे हो? हाँ सर बात तो सही है। मतलब जितना ज्यादा हम डिविडेंड देते जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें उतना ही ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं? हमें कहीं ना कहीं उतना ही ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल भरना पड़ेगा सर, जरूर भरना पड़ेगा। तो एक कंपनी डिविडेंड पे अगर टैक्स भर रही है, तो सिंपल सी बात है, टैक्स रेट जिस टाइम पे कम है भैया, दे के नक्की करो इस बार डिविडेंड। अभी हमारी मोदी सरकार ने टैक्स रेट को कम कर दिया है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिविडेंड का आप चैप्टर खत्म करो, डिविडेंड पे कर दो। बट अगर यही हमारे टैक्स रेट बढ़ जाए, क्या हो, टैक्स रेट बढ़ जाए, तो भैया अभी डिविडेंड दे दो, मत दो। जब टैक्स रेट सस्ता होगा तब ज्यादा डिविडेंड देंगे। तो कैसा रिलेशन होता है टैक्स रेट और डिविडेंड में? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। इसकी केस स्टडी बहुत इजी होती है आइडेंटिफाई करना एग्जाम में, क्योंकि टैक्स वर्ड होगा ही होगा 100%। टैक्स का कोई दूसरा वर्ड ही नहीं है।
टैक्स का कोई दूसरा वर्ड ही नहीं है कि जो केस स्टडी में आ सके। अगर केस स्टडी में फैक्टर आएगा तो कहीं ना कहीं टैक्स वर्ड 100% होगा कि गाइस अगर टैक्स रेट हाई है, टैक्स रेट कम है, टैक्स के वजह से हम ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं या टैक्स की वजह से हम कम डिविडेंड दे रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स द टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, हम ज्यादा डिविडेंड कब देंगे? जब कहीं ना कहीं हमारा टैक्स रेट क्या हो? कम हो। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर। अब उसके बाद तो सिंपल सा है, जब भी मेरा टैक्स रेट ज्यादा होगा हम प्रिफर करेंगे लो डिविडेंड, और जब हमारा टैक्स रेट लो होगा हम प्रिफर करेंगे हाई डिविडेंड। टुक 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 टुक। अब नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। इन्वेस्टर व्यू इन इंक्रीज द डिविडेंड, कि कई बार मार्केट में होता है कि हर कोई, आप किसी कंपनी का शेयर प्राइस, शेयर डिविडेंड जैसे 10 रुपए 10 रुपए, इसमें एग्जांपल देता हूं आईटीसी। अब आईटीसी का मार्केट में नाम क्यों अच्छा बताए? क्योंकि एक अच्छी पॉइंट है उसका डिविडेंड। जब 200 रुपए का शेयर प्राइस था वो 2.5 रुपए का डिविडेंड देता था, 2.5 4-5 रुपए का। अभी उसका प्राइस शायद 400 रुपए का, 9 या 10 रुपए का डिविडेंड दे रहा है। वो ऑलमोस्ट 2-2.5% का डिविडेंड देता ही है। अब ये एक स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज है कि भाई आप ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो। जब आप ज्यादा डिविडेंड, तो लोगों को लगता है भाई कितनी बढ़िया कंपनी है। अब जैसे आईटीसी वगैरह की कंपनी है, इसमें एक इन्वेस्ट करने का एक फायदा क्या होता है कि अगर आपको 2.5-3% का डिविडेंड आ रहा है तो कहीं ना कहीं सेविंग्स अकाउंट का तो पैसा आपका कवर हो ही गया। आपका कहीं ना कहीं सेविंग्स अकाउंट का पैसा कवर हो गया, और सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं 10-12-13% पैसा बढ़ गया तो और अच्छी बात है। एक साल में तो काफी बढ़ गया। इस बार जो 1-1.5 साल में जो रिटर्न दिया है वो तो शायद तक वाव रिटर्न आ गया, बट कहीं ना कहीं ये भी फायदा है। तो इसलिए जब कोई कंपनी हद से ज्यादा, बोले हर साल 10-10 रुपए देती है, 15, भाई अच्छी कंपनी शेयर खरीद ले। कई बार कंपनी जानबूझ के ज्यादा डिविडेंड देती है या डर के मारे कम डिविडेंड इसलिए नहीं देती ताकि मार्केट में इमेज सुधर जाए या मार्केट में इमेज अच्छी रहे या खराब ना हो। जब हम शेयर मार्केट में एक डिविडेंड को पॉजिटिव न्यूज की तरह रख रहे हैं कि भाई हर किसी को पता चलना चाहिए अपनी कंपनी वाव है, अपनी कंपनी जोरदार है, अपनी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और हर कोई आपके कंपनी के क्या खरीदना चाहता है? शेयर खरीदना चाहता है। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इतना सा कर रहे हैं कि हर कोई आपके कंपनी के क्या खरीदे। इसके बाद हर कोई कहीं ना कहीं आपके कंपनी के क्या खरीदे, जल्दी जल्दी हर कोई आपके कंपनी के क्या खरीदे? शेयर्स खरीदे। एक स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज जानी चाहिए, उसको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं स्टॉक मार्केट। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा स्ट्रीम कुछ अटक रहा है, नहीं अब ठीक है, सॉरी क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज आना चाहिए, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट जाना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक, ताकि इन्वेस्टर इन जनरली व्यू एंड इंक्रीज इन डिविडेंड एज अ गुड न्यूज, स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करता है। सिमिलरली डिक्रीज इन डिविडेंड में हैव अ नेगेटिव। अगर जबरदस्ती का आपने ये कंपनी तो दया हर साल 8 रुपए का डिविडेंड देती थी, 5, इस बार 2 ही का ही दिया है, कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। अब उससे बचने के लिए दे दे भाई 8 रुपए का, और क्या कर सकते हैं। लोगों को ये नहीं समझ आएगा, शायद तक वो कुछ ग्रोथ कर रहा हो, कुछ प्लान कर, ना कंपनी में कुछ गड़बड़ है दया। मैं पहले ही बोलता था, पड़ोस वाली आंटी भी बोलती थी ये। तो दैट्स द पॉसिबल इम्पैक्ट पॉलिसी ऑन द इक्विटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसलिए हम ज्यादा डिविडेंड या कम डिविडेंड इसलिए नहीं दे रहे ताकि शेयर मार्केट में जो हमारे कंपनी के प्राइस है वो प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ जाने चाहिए कि नहीं बढ़ जाने चाहिए। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं वो शेयर प्राइस बढ़ जाने चाहिए। क्लियर है? दैट्स योर स्टॉक मार्केट रिएक्शन। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जब भी आपको पैसा चाहिए, जब भी आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा इजीली अगर अवेलेबल है, आपके बोला है आपके इन्वेस्टर्स ने भाई तेरे को जब भी जितना भी पैसा चाहिए बस एक याद करना, मैं हाजिर हो जाऊं। पिक्चर देखो ना, जब भी दिक्कत हो इस पठान को तू याद करना, पठान हाजिर हो जाओ। पिक्चर में आता है पठान फिल्म। तो वैसे जब भी आपको बिजनेस में पैसों की जरूरत हो, जब भी आपको बिजनेस में फंड की जरूरत हो, आपको अगर पैसा इजीली मिल जाता है तो क्या मतलब है अभी डिविडेंड रख के, अभी पैसा हाथ में रख के बांट दो ना। इन लोगों ने आपको बोल के रखा है, लोगों को आप पे भरोसा है कि भाई जब भी तुझे पैसा चाहिए मुझसे मांग लेना, टेंशन मत ले। तो अभी अपने पास पैसा रख के मतलब नहीं है।
हमें कहीं ना कहीं अभी ये पैसा बांट देना चाहिए कि नहीं बांट देना चाहिए? बिल्कुल। मतलब जब भी हमारे पास पैसा इजीली अवेलेबल है, बाहर से रेस कर सकते हैं, तो दे दो डिविडेंड। बट हमें कोई भी गाइस जानता ही नहीं है, हमें कोई भी गाइस पैसा देने को तैयार ही नहीं है, हम आसानी से पैसा रेज ही नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या प्रेफर करना होगा? रिटेन अर्निंग्स। हम अभी पैसा नहीं दे सकते बॉस, हमें इसे कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए? अभी कहीं ना कहीं प्रेफर करना चाहिए रिटेन अर्निंग्स। Large and reputed companies generally have easy access to the capital market, may depend on less on retained earnings. This company tends to pay higher dividend than the smaller company. तो guys, इसलिए जब इनको पैसा इजीली नहीं मिलता है तो ये लोग क्या प्रीफर करते हैं? स्मॉलर कंपनीज भाई, रिटेन अर्निंग। जैसे कि स्टार्टअप्स वगैरह, इनके लिए पैसा रेस करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए वो क्या प्रीफर करते हैं? रिटेन अर्निंग्स। अब दो तरीके कांस्टेंट है, एक है लीगल, एक है कॉन्ट्रैक्चुअल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत सिंपल है, ये दूसरे दो इसमें से क्वेश्चन आता ही कई बार। लीगल कांस्टेंट का मतलब जब डिविडेंड देते हो तो बहुत से नियम फॉलो करने, कंपनीज एक्ट, सेबीज एक्ट, फिर हमारा बहुत सारे ये सब कंपनीज के नियम कायदे कानून, कंपनीज और सेबी से बेसिकली दो, ये आपको फॉलो करने ज़रूरी है। जैसे कि मोस्टली आपके बुक में कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है, पर डिविडेंड देते हो कई बार सेबी भी आपसे पूछती है भाई क्या हो गया, इतना डिविडेंड क्यों दिया जा रहा है? हो सकता है पूरा ही प्रॉफिट हर साल बांट रहे हो, कंपनी कल चलाओगे कैसे? तो ये ज़रूर है कि आपका ये जो मतलब ये इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। जब सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आई, जब कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आई जो हर किसी को फॉलो करना है, दैट्स अ लीगल सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। पर इसके अलावा एक और होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, खुद के पाव पे। जैसे आप, ये आपके है इन्वेस्टर्स, जिसने आपके पैसे में उधार दिया 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़, ये हो आप। इस इंसान ने, आपने इन लोगों को क्या बोला कि भाई, इनने बोला आपने वादा किया तुम टेंशन ना लो, जब तक मैं तुम्हारा एक एक रुपया नहीं चुका देता मैं 1 रुपये का डिविडेंड नहीं दूंगा। अब ऐसा सरकार ने तो बोला नहीं कि उधार का पैसा लिया तो डिविडेंड नहीं दे सकते, नहीं, बट तुमने खुद के पाव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तुमने क्या बोला? जब तक, क्या गाइस, जब तक मैं तुम्हारा पैसा नहीं चुका देता मैं कहीं भी एक भी रुपए का डिविडेंड नहीं दूंगा। इस तरीके के कांस्टेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। खुद के पाव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना, ठीक है, खुद के पाव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना, खुद ही रिस्ट्रिक्शन सेट कर लेना, इससे हम कहीं ना कहीं बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। मैं फिर से बता देता हूं लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। लीगल का मतलब होता है जो भी हम गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के नियम कायदों की बात करते हैं, और जब हम कॉन्ट्रैक्चुअल की बात कर रहे हैं, हमने किसी थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने उसको ऐसा बोल दिया कि भाई जब तक मैं आपके पैसे नहीं चुका देता, जब तक मैं आपका आधा उधार नहीं चुका देता, मैं एक भी रुपए का डिविडेंड नहीं दूंगा। अब एक बार फास्ट एकदम क्विक रिवीजन सारे पॉइंट्स का। सन सबसे पहले था हमारा, ये मैंने आपको बता ही दिया क्या है। सबसे पहले अर्निंग्स, अगर ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हो, अमाउंट ऑफ अर्निंग। दूसरा स्टेबिलिटी, हर साल फिक्स है इतना पैसा कमा लेते हो तो हाई डिविडेंड। नेक्स्ट है गाइस हमारा स्टेबिलिटी और डिविडेंड, पैसे कमाने की भूख, दैट इज द अर्निंग पोटेंशियल। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो तो रिटेन अर्निंग्स, नहीं तो डिविडेंड। हाथ में पैसा बहुत तगड़ा है तो दे दे डिविडेंड, नहीं है तो रिटेन कर, क्या कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? शेयर होल्डर्स रिस्क लेना चाहते हैं तो दे दो रिटेन, नहीं तो डिविडेंड। नेक्स्ट है टैक्सेशन, टैक्स, हमारे डिविडेंड पे टैक्स दिया जाता है, तो जितना हाई टैक्स रेट होगा उतना कम डिविडेंड, जितना लो टैक्स रेट होगा उतना हाई डिविडेंड। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन, मैं ज़्यादा डिविडेंड इसलिए दे रहा हूँ या मैं कम डिविडेंड इसलिए नहीं दे रहा ताकि एक शेयर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ जाए, लोग मुझे अच्छे से गिने। और लास्ट है जब चाहो तब, अगर मुझे पैसा आसानी से इजीली मिल सकता है, दैट्स द एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, तो आप दे दो कहीं ना कहीं डिविडेंड, नहीं तो आप रिटेन कर लीजिए। और कॉन्ट्रैक्ट लीगल, जो हमें कंपनी से भी ये सब के जो नियम कायदे कानून फॉलो करने पड़ते हैं, ये सब के जो भी नियम कायदे कानून फॉलो करने पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं लीगल। और जो खुद के पाँव पे हम खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्या, जो हम खुद के पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, उससे हम कहीं ना कहीं बोलते हैं एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल। गाइस इसी के साथ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किया। मैंने बोला था 53 मिनट्स। भाई आप लोगों को पढ़ना है, 2-3 काम करने, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। ये आज मेरा एक सेशन है K12 के सेशन में होने वाला था, वो हुआ नहीं इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया, क्योंकि मैं यहाँ कराता तो सिर्फ फाइनेंसिंग हो पाता, वहाँ तक मैंने एक साथ ही आज डिविडेंड तक करा दिया।
ठीक है, एक ही साथ तक वहाँ पे डिविडेंड पे करा दिया। तो आप प्लीज़ इसका रिकॉर्ड देख लीजिएगा, तीनों डिसीजंस आपके हो जाएंगे। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले, बहुत सारे कंटेंट आने वाले, और आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिएगा। और ज्वाइन करने के लिए जो कोड लगाना है, एक ही कोड लगाना है, गिरीश10, और जल्दी से हमें अनअकैडमी पाना है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर 12th, ऑल द बेस्ट फॉर गाइज फॉर CUT। टाटा, बाय बाय गाइज।